सभी विभुजन को मेरा नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रानी भुतड़ा फ्रॉम विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन। हमारा यह परिवार अब बड़ा होता चला है और कहते हैं ना कि परिवार में जो हमारे अ, अतिथि जो अभी एक-एक पधार रहे हैं हमें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए। हम ये बहुत गौरव की बात है कि आज जो हमारे साथ में स्पीकर है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेदाचार्य श्री गोविंद जी असाटी का मैं शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ इस विभु के सेशन में। थोड़ी संक्षिप्त में उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। हालांकि संक्षिप्त जैसा शब्द जो है वो लागू नहीं होता है। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो उनके मुकुट में जड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां। पर मैं अगर थोड़े से मैं बताऊं तो वैद्य गोविंद जी असाटी जो हैं वो प्रोफेसर है रोग निदान विभाग में, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में। ओपीडी नंबर 4 में वह कार्यरत है, जो कि नागपुर में सकदरा पर स्थित है। आप सब जानते होंगे कि गवर्नमेंट आयुर्वेद रुग्णालय सकदरा चौक पर नागपुर में है और वहां पर ये ओपीडी नंबर 4 में कार्यरत हैं। डॉक्टर जो गोविंद जी हैं वे एमडी आयुर्वेद मेडिसिन हैं। आदर्श आयुर्वेद शिक्षक पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है 2004 में। उसके बाद धन्वंतरी पुरस्कार 2005 में, वैद्यनाथ धन्वंतरी पुरस्कार 2009 में मिला है और अंतरराष्ट्रीय शोध प्रबंध पर और राष्ट्रीय शोध प्रबंध पर भी इन्होंने काम किया है। पंचकर्म चिकित्सा में इनका स्पेशलाइजेशन है। तो ये इतना सब तो चल ही रहा है। इन्होंने बहुत ही अपनी सेवाएं इस आयुर्वेदिक कॉलेज में भी दी है ओपीडी में, और वैसे ही जो आयुर्वेद शिक्षण प्रणाली है उसमें भी अपना भरपूर योगदान दिया है। और उसके अलावा काफी सारी जो संस्थाएं उनके साथ में काम भी किया है उन्होंने। और हाल ही में एक बहुत ही हमने सभी ने मिलकर बहुत जोरदार तालियां, अभी 2021 में भी उन्हें विशेष पुरस्कार से नवाजा गया है पंचकर्म चिकित्सा के लिए पुणे द्वारा। तो हम सभी की तरफ से आप हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। श्री गोविंद जी असाटी हमारे साथ, हमारा गौरव है। विभु परिवार के गौरव के रूप में प्राप्त हुए मैं आज के स्पीकर श्री गोविंद जी असाटी। आपके द्वारा ज्ञान गंगा में बिल्कुल नहाने के लिए हम लोग बिल्कुल आतुर है, तत्पर है। आप बस बताइए कि हमें किस तरह से आयुर्वेद से हाइपरटेंशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि हर घर में अभी अपना पंजा जो है अपना उन्होंने जमा के रखा है, हाइपरटेंशन ने और हाई कोलेस्ट्रॉल ने हर घर में। आयु को भी छोड़ दीजिए, कम आयु वाले लोगों को भी यह बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो बिल्कुल वो हर महीने खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। और मेरी इच्छा है विभु के इन स्पेशल सत्रों द्वारा कि हमारे विभुजन को इन सब जो पैथीज है, आयुर्वेद और होम्योपैथी और बाकी सारी नेचुरोपैथी, यज्ञोपैथी, डाइट, सभी से यह सुजोग एक्यूप्रेशर सबसे यह पता चले कि इन सब की जो हमारी बीमारी की गहनता है उसको हम कम कर सकते हैं। और जो योग प्राणायाम है इसको दैनंदिन हमारे जीवन में उतार कर, और हमारे भारत की शान आयुर्वेद से भी हमें कई सारे ऐसे हीरे मोती औषधि के रूप में मिलेंगे और पद्धतियों के रूप में मिलेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को अनेक लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक हमें पता नहीं हम करेंगे कैसे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, इसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हम इसको अपना नहीं सकेंगे। बस इसीलिए यह पूरी पुरजोर कोशिश, पुरजोर प्रयास हमारे चल रहे हैं कि इस तरह से हमें अलग अलग पैथीज से हमें ऐसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिले, चर्चा करने का मौका मिले, और हमें यह कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, हम यह जो दवाइयां, यह बीमारी के प्रति जो हमने एक समर्पण कर दिया है अपना, कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बस अब ये दवाइयां ही है हमारा सब, तो ऐसा नहीं समझना है।
हम अभी भी बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी ओर से श्री डॉक्टर गोविंद जी असाटी जी का पुनः स्वागत करती हूँ। सर, आप प्लीज़ अपना सेशन शुरू करने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज़ आ रही है? रानी मैडम आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल, स्पष्ट रूप से। सबसे पहले मैं विभू लक्ष्मी फाउंडेशन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज के इस सत्र में अपना मंतव्य, अपनी बात कहने के लिए मुझे चुना है। और आज की जो संचालिका है, रानी भूतड़ा मैडम, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मेरा परिचय देने का प्रयास किया है। और जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मेरी ओर से मैं जो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के जितने भी मतलब सदस्य हैं, उनको मैं मेरी ओर से जो भी अपना एक मंतव्य है, अपना एक जो ज्ञान है, वो देने का मैं प्रयास करूँगा। और आज का जो विषय आप लोगों ने चयन किया है पूरे सप्ताह के लिए, विगत 18 तारीख से लेकर के तो आगे पूरे सप्ताह के लिए, बहुत सुंदर विषय आपने चयन किया है। आज ये जो हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, गोविंद सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अटक गई है कहीं। दी वो म्यूट हो गए हैं। अच्छा, अभी आ रही मैडम? हाँ, अब आ रही है। हाँ, म्यूट हो गया। अभी आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ और मैं मेरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपने जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, तो मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि उम्र के 50 के पड़ाव के बाद में बहुत से जो लोग हैं समाज के अंदर में, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी और भी बीमारियों से मतलब बहुत सारी बीमारियों से हम लोग ग्रस्त हैं। और हम देखते हैं कि इतना पैसा सब लोग नहीं लगा सकते हैं कि जो सब लोग पूरे जीवन भर दवाई का उपयोग कर सकें। तो मैं बताना चाहूँगा करके कि यदि हम इन सब चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं चाहूँगा कि हम आयुर्वेद की दिनचर्या को अगर अपनाते हैं, आयुर्वेद की ऋतुचर्या को अपनाते हैं, तो बहुत कुछ हद तक हम इस बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से बीमारी खत्म कर देंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप दवाइयों की जो निर्भरता है, उससे आप दूर हो रह सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो आज का विषय है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, इसके परिणाम स्वरूप होने वाली जो व्याधियाँ हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्याधि है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो हार्ट डिसीज़ है और रक्त के विकार। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारा हृदय क्या होता है? आयुर्वेद के अंदर में बहुत सुंदर ढंग से हृदय का वर्णन किया है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। हृदय क्या है करके? तो हृदय जो है, यह एक अधोमुखी कमल के आकार का, दोनों फेफड़ों के मध्य में, बीच में स्थित एक मांसज अवयव है और जो सतत कार्यरत रहता है। हृदय यह जो है, हमारे शरीर में चेतना का धाम कहा गया है। जब तक शरीर में प्राण है, तब तक हृदय हमारा धड़कते रहता है। उसी प्रकार से सत्व, रज, तम यह मन के गुण एवं दोष विषय ग्रहण करने में का सामर्थ्य रखते हैं। पूरे संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करने की शक्ति, अपितु यह ओज का स्थान भी माना गया है। यानी शरीर में जो भी हमारे चेतना स्थान है, तेज है, वो सब कुछ हृदय के अंदर में ओज के रूप में विद्यमान है। हृदय को धारी भी कहा गया है। धारी शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना चाहूँगा मैं कि जीवन को धारण करने वाला यह हृदय कहा गया है। जब तक जीवन है, हृदय है,
तब तक के जीवन उसमें हमको दिखाई देता है। जब तक हृदय की धड़कन है, तब तक ही हमारे शरीर में प्राण की स्थिति है। यदि हृदय का धड़कना अगर बंद हो जाता है, कार्य करना बंद हो जाता है, तो उस समय में हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ गया है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हृदय हमारा स्वस्थ रहे, हृदय हमारा निरोगी रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ओर हमें बहुत कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हम बहुत बार हम उसके ओर दुर्लक्षित करते हैं। तो मैं आवाज हृदय नहीं आ की रही है। हाँ? डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ मैडम, आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ, आ रही नहीं। आवाज आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ आ रही रही मैडम? है। अभी हाँ, आ रही है? वो मैम को शायद नहीं आ रही है, परंतु हम सभी को आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हृदय क्या है बताना चाहूँगा। हृदय शब्द का अर्थ होता है हृ हरति, द दधाति, य यच्छति। 3 शब्द है यहाँ पर। हरति शब्द का अर्थ है फेफड़ों के द्वारा शुद्ध रक्त लेना, यानी शुद्ध रक्त का हरण करना, जिसे हम हृ कहते हैं। द दधाति अर्थात शरीर में सर्वत्र शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करना या रक्त देने का काम करना, इन्हें दधाती गुरु द। और यह शब्द का अर्थ है यच्छति। यच्छति शब्द का अर्थ है सतत बिना रुके कार्यरत रहना या कार्य करते रहना। 24 घंटे 7 दिन और पूरे 365 दिन तक के कार्य करना, यह हृदय का कार्य है। हृदय बिना रुके सतत पूरे जीवन में कार्यरत रहता है। अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि कौन से व्यक्ति स्वस्थ हैं या किनका हृदय स्वस्थ है, यह हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो उसके कुछ लक्षण हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप इनको असेस करेंगे तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, मेरा हृदय कितना स्वस्थ है। तो कुछ लक्षण हैं जो आप खुद में भी महसूस कर सकते हैं कि आपका हृदय कितना स्वस्थ है। सबसे पहले, जिन व्यक्तियों को चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय दम नहीं भरता या सांस नहीं फूलती, उनका हृदय स्वस्थ है। जिनको काम करने में उत्साह रहता है, फुर्ती रहती है, उनका हृदय स्वस्थ रहता है। जिन लोगों को छाती में भारीपन नहीं लगता, छाती में हल्कापन लगता है, उनका हृदय स्वस्थ रहता है। जिन लोगों को श्वास लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कठिनाई नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों का हृदय भी स्वस्थ माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी बीमारी की जड़ जो है वो पेट है। यानी हमारा पचन क्रिया जो है वो अगर जिनकी अच्छी है, जिनका डाइजेशन अच्छा है, जिनको शौच क्रिया अच्छी होती है, उनका हृदय स्वस्थ है, ऐसा हम आशीष कर सकते हैं स्वयं के द्वारा। आप सभी जितने भी लोग हैं, मैंने जो मुद्दे बताया है उनको आप स्वयं के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, या हमारा हृदय स्वस्थ है या नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपके सामने, पहले मैंने आपको स्वस्थ हृदय बताया, अब मैं अस्वस्थ हृदय के जो लक्षण है वो आपके सामने बताना चाहूंगा, या हृदय रोगी के हम रोगी को कैसे पहचाने। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट डिसीज है तो आप कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति में हार्ट डिसीज के लक्षण डेवलप हो रहे हैं, या इसको हृदय की बीमारी होने वाली है या हो गई है। तो इसको समझने के लिए भी आयुर्वेद शास्त्र में लक्षणों की श्रृंखला बताई गई है। जैसे सबसे पहले, सांस लेने में कठिनाई होना, इन्हें सांस में सकष्ट श्वसन होना, थकावट ज्यादा हो जाना, सबसे इंपॉर्टेंट है चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी जल्दी सांस फूलना और रुकने पर कम होना। यदि ऐसा लक्षण है तो उस व्यक्ति में भविष्य में हृदय रोग की संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सीढ़ियां चढ़ते समय ज्यादा श्वास जल्दी जल्दी फूलना। तीसरा लक्षण है हमारे छाती में धड़कन तेज हो जाना, जिससे हम मेडिकल साइंस की भाषा में पाल्पिटेशन बोलते हैं। छाती धड़धड़ होने या छाती में धड़धड़ होना, ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसी प्रकार से रेस्टलेस रहना, बेचैनी महसूस होना, यह भी हृदय रोग का लक्षण है। और इसके अलावा छाती में भारीपन लगना या वजन रखे समान महसूस होना, यह भी हृदय रोग का लक्षण बताया गया है। तो इनको हमें असेस करना है। कई लोगों को भीड़ में जाने के बाद में अचानक घबराहट होने लगती है, जल्दी पसीना छूट जाता है, मुंह सूखने लगता है, तो ये भी बहुत कुछ हद तक के हृदय रोग के लक्षण माने गए हैं। और सिर में हल्कापन लगना, चक्कर आना, ये भी हृदय रोग के लक्षणों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को छाती में दर्द के साथ बाएं हाथ के अंदर में दर्द अगर जाता है, या पीठ में दर्द जाता है, या जबड़े के तरफ में हमारे जॉ, सबसे पहले मैंने बताया कि बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड, ये हमारे लेफ्ट हैंड में
छाती से दर्द स्टार्ट होकर के यदि इस हाथ में जाता है या फिर जबड़े की तरफ में जाता है या फिर हमें पीठ की तरफ में दर्द जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर में तेज दर्द अगर होता है, तो यह हृदय का लक्षण भी होता है। कई लोगों में उल्टी जैसा लगना, जी मिचलाना या उल्टी का हो जाना, कई लोगों में बार-बार मतलब जैसे जी मिचलाना, उल्टी का हो जाना या कभी-कभी किन्हीं को मतलब रक्त पित्त की उल्टी हो जाना या उल्टी में खून आ जाना, यह भी हार्ट अटैक का लक्षण माना जाता है। नींद का ठीक से ना आना या हमेशा बेचैनी रहना, रेस्टलेस, तो यह भी लक्षण अपने को देखना चाहिए या बार-बार पचन क्रिया का बिगड़ना। बहुत लोगों का देखा है मैंने आपको कि उनका डाइजेशन हमेशा ठीक नहीं रहता, शौच क्रिया बराबर नहीं होती है, पेट में गैसेस की तकलीफ रहती है, एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा प्रमाण के अंदर में रहती है, हमेशा कब्ज़ बनी रहती है। तो उन लोगों में भी हृदय रोग है क्या, हो सकता है क्या, ऐसा आप समझ सकते हैं। सबसे इसके इम्पोर्टेंट भाग है इसमें कि हृदय रोग क्या होता है? हृदय रोग 2 प्रकार से हो सकता है। जब हृदय में किसी प्रकार का रचनात्मक बदल होता है, यानी हृदय का आकार बढ़ जाना, हृदय के अंदर में जो हृदय के जो वॉल्स रहते हैं, उनके अंदर में बदल होने लगना या हृदय के अंदर में कार्य करने में कुछ अड़थड़ा निर्माण होना या उनके अंदर में हृदय की क्रिया प्रणाली रुक-रुक करके होना या फिर छाती में धड़-धड़ बढ़ जाना, तो उस व्यक्ति को हम हृदय रोगी कह सकते हैं। आपको उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि जैसे हृदय रोग के उदाहरण कौन से हैं। तो अभी आज के तारीख में हम जो देखते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर में, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ जिसे हम सीएडी बोलते हैं, यह बहुत कॉमन बीमारी हो गई है कि जिनके अंदर में रक्त वाहिनियों के अंदर में यदि किसी कारण से रक्त की नलिकाओं में अगर कचरा जमा हो जाता है या उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण अगर बढ़ जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप ब्लॉकेज तैयार हो जाते हैं। और ये ब्लॉकेज एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। ये ब्लॉकेज यदि हमारा खान-पान पे नियंत्रण नहीं है, हमारी दिनचर्या बराबर नहीं है, हमारी ऋतुचर्या बराबर नहीं है या हम समय पे सोते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ उम्र के किसी भी पड़ाव के अंदर में आपको हो सकता है। आजकल तो यंग लोगों के अंदर में भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता है। आपने देखा होगा एंजियोग्राफी के अंदर में आपको ब्लॉकेज दिखते हैं। किसी को 30% है, किसी को 40% है, किसी को 95% है और किसी को 100% है। अलग-अलग हो सकता है। उसी प्रकार से कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ कुछ बच्चों के अंदर में जन्मतः जो हार्ट के जो चेंबर रहते हैं, 4 चेंबर रहते हैं हार्ट के, उनमें शंटिंग होना या छेद हो जाना। हार्ट के अंदर में अगर आस-पास छेद रहा जैसे, तो उसके वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिलने लगता है और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ तैयार हो जाते हैं या जो हृदय के जो वॉल है, उनके अंदर में बीमारियाँ हो जाना या जिसे हम सीएसडी बोलते हैं, सेप्टल डिसीज़ बोलते हैं, ये होना। उसी प्रकार से कार्डिक अरिथमिया हृदय की गति तेज हो जाना, यह भी बीमारी आपको हृदय रोग के अंतर्गत देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई लोगों में अचानक हार्ट के अंदर में काम करना बंद कर देना या हार्ट के अंदर में एकदम तीव्र दर्द होकर के अटैक जैसा आना, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं या बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया है, ऐसा अपन कहते हैं। उसके लक्षण हैं हार्ट अटैक के कि सीवियर चेस्ट पेन, बहुत एकदम से स्वेटिंग होना और चक्कर आकर के गिर जाना इस प्रकार का या किसी-किसी को उल्टी हो जाना या खून की उल्टी होना, यह भी लक्षण आपको हार्ट अटैक के रोगी के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हृदय रोग का कारण क्या है? हृदय रोग का जो कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण हृदय रोग का जो है कि हमारी जो खून की नलियाँ रहती है, जिन्हें हम धमनी बोलते हैं, इन धमनियों के अंदर में एक प्रकार का जो है उपलेप तैयार हो जाना या उनके अंदर में एक प्रकार का कचरा जमा हो जाना। जिस प्रकार से नाली के अंदर में अगर किसी कारण से कचरा जमा हो जाता है, तो उसका जो प्रवाह रुक जाता है। तो उसी प्रकार से हमने देखा है कि धमनी पृथ्वी नाम की जो बीमारी है, जिसे आज हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन रिलेट करते हैं, यह हृदय रोग का प्रधान कारण है। जिन लोगों को लगातार हाइपरटेंशन अगर रहता है, तो उनमें हृदय रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा या काफ़ी अधिक प्रमाण में रहती है। आयुर्वेद में इसे कफज विकार के नाम से इसका उल्लेख हमें मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को धमनियों के अंदर में मोटा उपलेप हो जाए, अंदर में जो हृदय रोग की जो नलियाँ हैं, उनमें अगर किसी प्रकार की परत जमा हो जाए, तो उसे हम उससे कचरा जमा होने से परत जमा से उसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना, कि रक्त की नलियाँ अंदर से मोटी हो जाना, उनमें एक प्रकार का लेप जमा हो जाना और उसके परिणाम स्वरूप कालांतर में हार्ट की बीमारियाँ या हृदय रोग होने की संभावना रहती है। तो हाइपरटेंशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है
कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन अगर है, तो हाइपरटेंशन के लिए उसकी दवाइयाँ समय पर लेना, डॉक्टर की सलाह लेना, ये बहुत आवश्यक है। या इसका हम पालन करें, तो हम उससे अधिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा-सा समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो हमारे शरीर में और खून की नलियों में अतिरिक्त चर्बी का जमा हो जाना। अगर अतिरिक्त चर्बी खून की नली में अगर जमा होना प्रारंभ अगर हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी कालांतर में हमें हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यदि यही कोलेस्ट्रॉल उचित मात्रा में शरीर में अगर बनने का काम करता आता है, तो उससे बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर मात्रा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर हृदय के लिए हानिकारक है, और आयुर्वेद में इसे मेद धातु कहा गया। मेद जो 7 प्रकार की धातुएँ होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएँ रहती है। उसमें से जो मेद रहता है, यह शरीर के लिए आवश्यक भी रहता है, पर आवश्यकता से अधिक मेद अगर रहे, तो वो शरीर में बीमारी उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब हृदय रोग किन लोगों को हो सकता है? तो आयुर्वेद में इसका बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि हृदय रोग के कारण कौन से हो सकते हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि आप इसमें से देखिए कि हमारे जीवन में इनमें से कौन-कौन से कारण हो सकते हैं या हमारे जीवन में अगर हुए हैं, तो उन लोगों को हृदय रोग से सचेत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, जो लोग हमेशा बहुत गरम खाना खाते हैं, जो लोग बहुत अधिक एकदम गरम-गरम खाना बहुत एकदम खा लेते हैं, उन लोगों के अंदर में जिन लोगों को चटपटा भोजन बहुत ज़्यादा पसंद है, जिन लोगों को मसाले युक्त पदार्थ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको तेल की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद है, जिनको जो स्पाइसीज़ फूड ज़्यादा पसंद है, जो लोग बाहर का भोजन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के अंदर में कालांतर में आगे चल कर के ब्लड प्रेशर और उसके लिपनम कोलेस्ट्रॉल हेलो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और उसके परिणाम स्वरूप भविष्य में हृदय रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम इन चीज़ों से हमें अपने आप को परहेज़ करना है, दूर रखना है। दूसरा कारण बताया गया है अध्यसन। इस शब्द को आप अच्छे से समझेंगे। अध्यसन शब्द का अर्थ होता है, हमने भोजन किया है और अगर भोजन करने के बाद किसी ने आग्रह कर दिया कि एक लड्डू और ले लो या एक स्वीट और ले लो, और हमने अगर वो आग्रह स्वीकार कर ली, फिर कोई आता है नहीं, एक और दही बड़ा ले लो, वो हमने अगर खा लिया है, तो इसे हम बोलते हैं अध्यसन। पहले हमारी जो जितनी शरीर की आवश्यकता थी, उतना हमने लिया, लेकिन आग्रह के परिणामस्वरूप हमने ज़्यादा खाना खाया और उससे हमारे शरीर के अंदर में जमा होने की प्रवृत्ति तैयार हो जाती है। इसलिए आप अध्यसन न करें, इसका पूरा ध्यान अपने को रखने का है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा कारण है समय पर भोजन न करना। जो लोग खाने का जिनका टाइम टेबल नहीं है, आपने देखा होगा कि जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो लोग रात में लेट आते हैं और लेट आने के पश्चात रात को 11 बजे, 12 बजे खाते हैं। बहुत गलत है। सुबह का भोजन और रात का भोजन जो है, ये समय पे होना चाहिए। अगर हम सोने के बीच में और इसके बीच में हमारा कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो भोजन हम समय से अगर नहीं करते हैं, तो उन लोगों में बीमारी होने की संभावना या हार्ट डिसीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो लोग अपने नियमित आहार के अंदर में ज़्यादा मीठा भोजन सेवन करते हैं, ज़्यादा मिठाइयों का सेवन करते हैं, ज़्यादा गुरु पदार्थ का सेवन करते हैं, या ज़्यादा भारी चीज़ें हो गया, दही हो गया, या जो ज़्यादा ठंडे पदार्थ हैं, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या फिर लस्सी हो गया, इनका ज़्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों के अंदर में शरीर में चर्बी का प्रमाण बढ़ना धीरे-धीरे चालू हो जाता है। तो हम इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों का परहेज़ करें, तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, वो नहीं बढ़ने देता है। तीसरा और आगे का एक इम्पोर्टेंट कारण है, जो लोग उपवास करते हैं। ज़्यादा उपवास करने से भी शरीर की जो पचन क्रिया रहती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। एसिडिटी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम ज़्यादा देर तक के खाली पेट रहते हैं, उसके परिणामस्वरूप हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, और अगर वो नहीं मिले, तो पेट के अंदर की जो अंदर की जो मतलब अतड़ियाँ हैं, उनके ऊपर में प्रभाव होना चालू हो जाता है और उससे फिर एसिडिटी बढ़ना चालू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा उपवास करना भी ठीक नहीं है। उसके अलावा देखते हैं, कई लोग बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेद युक्त मैदे के पदार्थ हैं, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, इनका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो इनका भी इस्तेमाल अपने को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इनका इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हमारे शरीर में मैदे के परिणाम स्वरूप जमा ना हो या अतड़ियों में मतलब चिकनाई अधिक प्रमाण में ना हो।
ज्यादा नमक खाने का सेवन, नमक का सेवन करना, यह हाइपरटेंशन के लिए घातक है। आपने देखा होगा हम खाने में कितना नमक लेते हैं, उसके अलावा आपको अलग से नमक नहीं लेने का है। जो लोग अलग से नमक लेते हैं उनके लिए वो नमक घातक हो सकता है। उससे हमारी रक्त की जो रक्त नलिकाएं रहती है वो श्रिंक होना चालू हो जाती है, उसमें कड़ापन आना चालू हो जाता है और परिणाम स्वरूप कालांतर में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत होना चालू हो जाती है, जो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आप अगर रेगुलर नमक ज़्यादा लेते हैं या आपके खाने में अलग से नमक डालते हैं, तो उस आदत को आपको छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम अपने शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, वो मेंटेन रख सकें। ज़्यादातर जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, होटल का खाना खाते हैं, तले हुए पदार्थ खाते हैं, समोसा, कचौरी, आलू बोंडे, फरसान, इनका अधिक प्रमाण में सेवन करते हैं, या जो लोग होटलिंग करते हैं, ज़्यादा टपरी पे चाय पे जाके भी लेते हैं, उन लोगों के लिए भी यह घातक हो सकता है। विरुद्ध आहार का सेवन करना। अब विरुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। विरुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि रस विरुद्ध। जैसे हम फ्रूट सलाद आपने देखा होगा बना के खाते हैं, तो मधुर और अम्ल रस का सेवन एक साथ करना। फ्रूट सलाद के अंदर में आपने देखा होगा कि फल साइट्रस फूड होते हैं, उसके साथ में दूध का सेवन करना, यह ठीक नहीं है। रात के समय में फ्रूट सलाद खाना, यह भी योग्य नहीं है। तो हम इनका मतलब इनको हम इनसे दूर रहें। क जिस दिन अगर किसी ने अगर नॉन-वेज का सेवन किया है, तो उसके साथ में दूध का सेवन ना करें। जैसे नॉन-वेज में अगर जो लोग फिश खाते हैं, तो उनको दूध का सेवन नहीं करना है। वो हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिसिटी निर्माण करते हैं, अनेक स्किन के डिसीज़ को तैयार कर सकते हैं। इसलिए दूध और मछली ये दोनों दुश्मन है ये, एक-दूसरे के घातक है, इसलिए इनका सेवन ना करें। ठंडे ठंडे पदार्थ और गरम पदार्थ, आपने आजकल फैशन देखा होगा कि आप रिसेप्शन में जाते हैं, तो आइसक्रीम के साथ में या गुलाब जामुन के साथ में, गरम गुलाब जामुन के साथ में आइसक्रीम डाल कर के खाते हैं। ये भी विरुद्ध है, ख्याल रखना, ये भी विरुद्ध है, ये भी हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। रात्रि के समय दही बड़े का सेवन करना, दही बड़ा ये जो रहता है, अपन ने देखा होगा कि ये उड़द के दाल से तैयार होता है और उसके साथ में दही खाना, यह अभिसंधि होता है। शरीर में अभिसंध को उत्पन्न करता है, जमा होने का कार्य उत्पन्न करता है, शरीर में भारीपन उत्पन्न करता है, इसका पचन देरी से होता है। इसलिए रात्रि के समय कोशिश करें कि हम इनको अवॉइड करें। तीसरी बात, उसके बाद आगे के लिए बोलता हूँ मैं, अपने शक्ति से ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, भोजन के उपरांत तुरंत मेहनत करने लगना, काम में लग जाना, यह भी आदत अच्छी नहीं है। इसके भी परिणाम स्वरूप आपके शरीर के अंदर में भोजन के उपरांत काम करने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद में थोड़ा-सा मतलब विश्राम करना चाहिए, उसके बाद अपन काम पे लगे। आपने देखा होगा कि पुराने लोग, जो लोग काम करते थे, तो वामकुक्षी, खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए मतलब बैठ जाते थे और 10-15 मिनट का रेस्ट करके फिर काम पे लगते थे। तो ये बहुत अच्छी आदत थी। लेकिन अभी ये सब छूट गया है। हम काम करते-करते खाना खाते हैं, लैपटॉप पे काम करते खाना खाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। इसके परिणाम आगे जाकर के हमारी जनरेशन पे बहुत खराब आने वाले हैं और हमको दिख भी रहे हैं। उनमें अनेक बीमारियाँ निर्माण अपने को दिखती है। और आपने देखा होगा कि दिन में ज़्यादा सोना, कई लोग दिन में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे विश्राम करते हैं और रात में जागते हैं या उनको रात में नींद नहीं आती है। तो इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो रहता है, वो बिगड़ जाता है पूरा। कि अगर दिन में आप अगर सोते हैं, तो आपको रात को नींद नहीं आएँगी और रात को नींद नहीं आएँगी, तो आपकी आँखों में भारीपन रहेगा। आँखों में भारीपन रहेगा, तो आपका मतलब शरीर के अंदर में जो है, बायोलॉजिकल सब चेंजेज़ होना चालू हो जाएँगे। आपको सुबह सोच ठीक नहीं होगा। तो इस चीज़ की आप कोशिश करें कि आप समय पर भोजन करें और समय पर मतलब सोएँ, ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा व्यायाम का अभाव, कुछ लोग की लाइफ़स्टाइल जो रहती है, सेडेंटरी रहती है। किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करते हैं, केवल बैठे रहते हैं और किसी प्रकार का कार्य नहीं करते। मैं आपसे ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, अपनी क्षमता के अनुसार जितना होता है, उतना कार्य हमें करना बहुत ज़रूरी है। छोटे-मोटे काम कर सकते हैं हम, जैसे घर में कपड़े जमाना है, घर के छोटे-मोटे काम करना है, बच्चों के साथ में शेयर करना है, ज़रूर करें। इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जितना आप शेयरिंग करेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, उतना आप मस्त रहेंगे। तो आपको व्यस्त रखना भी आपको ज़रूरी है। आप शरीर को तंदुरुस्त अगर रखना है, तो अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई लोगों में वेग धारण की आदत रहती है, जैसे मलमूत्र का वेग धारण करना, छींक आ जाना उसका वेग धारण करना, गैस का वेग धारण करना। अगर आपको शौच आता है या मतलब टॉयलेट को जाना है, यूरिन को जाना है, तो आप उसको रोकिए नहीं। और यदि उसको रोकते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप भी हमारे इंटरनल सिस्टम पर प्रभाव पड़ कर के प्रेशर बढ़ता है। इसके कारण अनेक बीमारियाँ होती है, ओल्ड एज के अंदर में
प्रोस्टेट जैसी बीमारियां पुरुषों के अंदर में और महिलाओं के अंदर में मतलब जो ब्लैडर की शिथिलता होना या मूत्र प्रवृत्ति का समय पर न होना, ऐसी अनेक बीमारियों को जन्म देकर के हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अत्यधिक चिंता, शोक और अत्यधिक क्रोध करना या मानसिक अवसाद या फिर एंग्जायटी, इसके भी परिणाम स्वरूप हृदय रोग होने की संभावना हमारे समाज के अंदर में देखने को बहुत ज़्यादा अपने को मिलती है। तो इनसे आप अगर दूर रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनसे हम कैसे दूर रहें, इसका हमें मतलब ध्यान रखना है। हमें अपने वज़न पर नियंत्रण रखना है। आपका वज़न जो है, आप वज़न को कभी भी बढ़ने नहीं देना है। आप इतना ही भोजन करें जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। रिपेयरिंग के लिए हम लोग भोजन का सेवन करें। जनरली ओल्ड एज के अंदर में 50 के बाद में हमें शरीर को केवल हमारी शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, शरीर का जो अस्थियाँ हैं, उनको रिपेयरिंग करने के लिए जितनी आवश्यकता है, उतना ही सेवन करें। और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल रहना भी एक हृदय रोग के लिए बहुत बड़ा कारण बताया गया है। अन्य बीमारियाँ जैसे है मतलब वात की शिकायत हो जाना, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो जाना, इनके भी परिणाम स्वरूप हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ लोगों में प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी निर्माण हो जाती है। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि आप उनको फेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब हैंडल कर सकते हैं। जो होना है वो तो होना है। तो अपन ने देखा होगा कि यदि किसी कारण से परिवार में या किसी व्यक्ति के साथ में आकस्मिक किसी के प्रियजन का वियोग हो जाना या परिवार में किसी की गमी हो जाना या अचानक मतलब आपका धन का नाश हो जाना, आपके बिज़नेस में लॉस हो जाना या फिर मतलब अपने करियर में फेल्योर हो जाना तो इसको आप बहुत लोग मन पे ले लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मानसिक आघात होकर के उन लोगों में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है या उन लोगों के अंदर में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। उनका मानसिक तनाव काफी अधिक प्रमाण के अंदर में रहता है। तो इन चीजों को आप अगर अवॉइड करते हैं तो बहुत कुछ हद तक आप हृदय रोग से प्रिवेंशन ले सकते हैं और इससे आप दूर रह सकते हैं। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप जितने अपने आप को व्यस्त रखेंगे, आपकी दिनचर्या आप जितनी अच्छी रखेंगे, उतने आप हृदय रोग से दूर रह सकते हैं या आपको हृदय रोग जीवन में कभी भी नहीं होगा। इतना बिल्कुल ध्यान में रखने का। अब हम लोग मैं आपको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आज का मेरे लेक्चर का, वो आपको बताना मैं चाहूँगा कि हृदय रोग से हम कैसे बचें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हार्ट डिसीज़ हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या-क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? क्या क्या उपाय योजना करना करना चाहिए? इस पे हमें मतलब चिंतन करना या आज हमें चर्चा करना बहुत आवश्यक है या इसको हम अच्छे से समझें। हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर में व्याधि प्रतिबंधात्मक को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। या आप बीमारी होने के बाद में अगर उस चीज़ के लिए जागरूक होते हैं या आप फिर आपको डॉक्टर अगर बोलता है कि आपको अभी ये अमुक नहीं खाना, तमुक नहीं खाना, तो आप तब जाकर के उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आपकी जीवन शैली संतुलित है, आप अगर समय पर भोजन करते हैं, समय पर सोते हैं और किसी भी प्रकार के तनाव को आप तनाव से दूर रहते हैं या आपकी दिनचर्या अगर अच्छी रहती है, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप हृदय रोग से दूर रहेंगे या आपके जीवन में हृदय रोग आएगा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सावधानी ही सुरक्षा है। आप अगर सावधानी पूर्वक आपकी जीवन शैली अगर है, आपकी दिनचर्या है, आपकी लाइफ़स्टाइल है, तो आपके जीवन में क्यों आएगा ब्लड प्रेशर? क्यों आपके जीवन के अंदर में ओबेसिटी आएँगी? आपने देखा होगा कि पुराने जो लोग थे अपने जो दादा-दादी थे अपने परिवार के, वो लोग 90 साल, 95 साल, 98 साल, 100 साल तक के जीते थे। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है, आपने देखा होगा उम्र के 25 साल में हार्ट अटैक आता है। उम्र के मतलब यानी 30 साल में लोगों को एसिडिटी और पेट की बीमारियाँ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है। उनका सब उल्टा रहता है, पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक ही उनका उल्टा रहता है पूरा। समय पे खाना नहीं है, समय पे सोना नहीं है, दिन को सोते हैं और रात को काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे हमें दूर रहना है। अगर आप इनको दूर रहेंगे तो ही आप इससे बच सकते हैं। इसलिए हमें जो है प्रतिबंधात्मक उपाय के बारे में आपसे मैं अपनी बात शेयर करना चाहूँगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो आहार है, वो आहार हेल्दी डाइट होना चाहिए, मतलब पोषक आहार होना चाहिए। उसमें पोषक तत्व होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर में आपको रानी बुतला मैडम तो आपको बताएँगी ही जैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में भी हेल्दी डाइट या पोषक आहार का उल्लेख आया है। दूसरी बात आती है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। आपकी जो जीवनचर्या है वो अच्छी होना चाहिए। जीवनचर्या के अंतर्गत आपको बताता हूँ मैं, आपकी दिनचर्या जो है
समय पे सोना, सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू गो बेड एंड अर्ली टू राइज बिकम्स हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। एक बहुत सुंदर मंत्र है। इसका जिनके जीवन में जिन लोगों ने पालन आवाज नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और बीमारियों से काफी प्रमाण के अंदर में दूर रहते हैं। सर आपका म्यूट हो गया। अभी आ रही है आवाज मैडम? जी आ रही है? हेलो। हाँ 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 आ रही है अब। हाँ, तो मैं उसके बाद में मैं हाइलाइट्स करना चाहूंगा कि हृदय रोग से और कोलेस्ट्रॉल और बीपी से बचने के लिए आपको और क्या करना चाहिए। तो अपने जीवन में जो लोग नियमित रूप से योग से जुड़े भी हैं, जो लोग हैं, या जो लोग व्यायाम करते हैं, या जो लोग सुबह की सैर करते हैं, या लोग जो लोग सुबह घूमने जाते हैं, कम से कम आधा घंटा उनको चलना चाहिए। लेकिन जीवन में हमारा जो योग और प्राणायाम है या सैर जो है वो दिन नित्य नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। एक बार हम चले गए और बाद में हमने बंद कर दिया 1 महीने के लिए, या फिर 15 दिन चले गए फिर बंद कर दिया, सप्ताह में 1 दिन चले गए और 6 दिन नहीं गए, ऐसा नहीं चलता। आपको रेगुलर सुबह का जो है आधे से 1 घंटे का समय स्वयं के शरीर के लिए निकालना बहुत आवश्यक है। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको पालन करते हैं, उनके जीवन में बीमारियां कम से कम आती हैं, या वो लोग उन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहती है या स्वस्थ रहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन में योग आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी संस्थान से अगर जुड़ते हैं, उसके माध्यम से करते हैं, आपका विभू फाउंडेशन में मुझे लगता है कि योगासन वर्ग का व्यवस्था करता होगा, तो आप उससे भी जुड़े ताकि आपकी दिनचर्या अच्छी बनी रहे, अच्छी तरह से हम रह सकें। तो ये आपको योग और प्राणायाम 2 महत्वपूर्ण भाग है। जो लोग करो योग, रहो निरोग। जो लोग जीवन में योग करते हैं, उनके जीवन में रोग बहुत कम आते हैं, और आए भी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं। खुद भी करो और दूसरों को भी योग सिखाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। और कुछ लोगों को देखा मैंने कि कुछ लोग मतलब है ना अलग-अलग प्रकार से करते हैं। किसी को चलना पसंद है, वॉक करना पसंद है, किसी को जॉगिंग पसंद है, किसी को ज़ुम्बा पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को संगीत पसंद है। तो कुछ तो करो हमारे जीवन में। अगर जो लोग अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग प्रकार से जो लोग अपने शरीर के अंदर में व्यायाम करते हैं, तो उनका शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, और उन लोगों के शरीर में बीमारियाँ बहुत कम से कम आती हैं। तो इनको आपको करना है जीवन में, इनको अपनाना है। अगर आप इनको अपनाते हैं, तो आपके शरीर में बीमारियाँ बहुत कम से कम रहेंगी। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके जीवन में स्ट्रेस नहीं आता है। स्ट्रेस आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पारिवारिक कारण हो सकता है, हमारा मतलब हम जहाँ काम करते हैं, जॉब स्ट्रेस हो सकता है। उसके अलावा मतलब है ना फैमिली स्ट्रेस हो सकता है। उसके अलावा मतलब और भी प्रकार के मतलब है ना बिज़नेस स्ट्रेस हो सकता है। तो अलग-अलग प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं। तो उनसे अगर हमें दूर रहना है, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी मेडिटेशन से जुड़ते हैं, तो आपका मन जो रहता है, हमेशा शांत रहता है। आप अच्छे से अपनी लाइफ़ या दिनचर्या गुज़ार सकते हैं। आयुर्वेद ने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं, आयुर्वेद के अंदर में शिरोधारा नाम का एक उपाय बताए हैं, पंचकर्म जो बताए गए, 2 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई। एक शमन चिकित्सा और दूसरी शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मतलब औषधियों के द्वारा शरीर में उत्पन्न जो बीमारियाँ हैं या जो व्याधियाँ हैं, उनको शमन करना। लेकिन उसको जड़-मूल से निकाल करके अगर फेंकना है, तो पंचकर्म की चिकित्सा बहुत उपयोगी हो सकती है। पंचकर्म का अर्थ होता है 5 प्रकार के कर्म करना, जिसके अंतर्गत वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म, रक्तमोक्षण और शिरोधारा। ऐसे कर्म जो बताए गए 5 प्रकार के कर्म, ये 5 संशोधन कर्म अगर हम करते हैं, तो इनसे हम काफ़ी हद तक के दूर रह सकते हैं, या इनसे हम अपने को दूर रखते हैं। तो संशोधन चिकित्सा के अंदर में आप क्या कर सकते हैं? तो संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत मृदु वमन एक बताया गया है। विरेचन से विरेचन चिकित्सा, कुछ मृदु विरेचन द्रव्य देकर के आप अगर लेते हैं वैद्य की निगरानी में, तो उससे आपका हाइपरटेंशन कुछ हद तक के बहुत हद तक के आप कम कर सकते हैं।
आज के तारीख में आपने देखा होगा कि हार्ट डिसीज के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेंटर्स चलाए जाते हैं और उनके माध्यम से हृदय बस्ती करके जो चिकित्सा होती है, वो चिकित्सा देते हैं यहाँ पर। आपने नागपुर के पास में बहुत सारे सेंटर जो चलते हैं, जिनके पंचकर्म केंद्र है, वहाँ पर स्थानिक हृदय बस्ती चिकित्सा देते हैं, जिससे आपका हार्ट अच्छा पुष्ट होता है और हृदय की धड़कन भी ठीक रहती है, उससे आपका हृदय पुष्ट और मजबूत होता है। उसके अलावा अभ्यंग और स्वेदन, ये 2 उपाय बताए गए, स्नेहन और स्वेदन। मालिश करना और मतलब वाफ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ठंडी के दिनों में अगर शरीर को मसाज करते हैं, तो इससे हमारी स्किन जो रहती है, उसका लस्टर अच्छा रहता है, स्किन हमारी स्वस्थ रहती है, डेड स्किन जो रहती है वो निकल जाती है और शरीर के अंदर में कोमलता आ जाती है और शरीर हमारा मतलब यानी अच्छा मतलब रक्त का अभिसरण भी बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है मसाज से। तो सप्ताह में 1 दिन अगर आप मसाज करते हैं, तो उससे भी हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। अगर आप जो लोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सादा तिल्ली के तेल से, सरसों के तेल से भी मसाज करते हैं, तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। उसके अलावा स्वेदन मतलब आप मालिश करके धूप में बैठ जाएँ, तो भी आपके शरीर का स्वेदन होते रहता है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहता है और आपको उससे राहत मिलती है। तो ये हो गया पंचकर्म चिकित्सा या जिसके द्वारा। उसके आगे आता है रसायन चिकित्सा। रसायन द्रव्य हमारे यहाँ पर बहुत सारे बताए गए हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर में हमें रसायन के माध्यम से अनेक बीमारियों के अंदर में रीजनरेशन थेरेपी या जो शरीर की कोशिकाओं को नवीन तैयार करते हैं, ऐसी चिकित्सा है जिसके द्वारा रसायन चिकित्सा के द्वारा हम इससे दूर हो सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो रसायन चिकित्सा भी जो रहती है उसका भी हम उपयोग करें। ज़्यादा गुस्सा करना, व्यर्थ की चिंता करना, इनसे हम दूर रहें और बातों को छोड़ना सीखिए आप, गिव अप। आप किसी चीज़ के अंदर में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड अगर होते हैं, तो आप खुद दुखी हो जाते हैं। यदि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप उसमें स्वस्थ रहते हैं। अगर किसी अपने घर में अगर परिवार रहता है, किसी ने एक बात अगर कह दी, आपने उसका विरोध किया, तो उसकी तकलीफ आपको होती है। आपने अगर मौन रखा, उसको समझ लिया, सुन लिया, उस समय शांत हो गए, तो आप हाइपरटेंशन से दूर रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अपन व्यर्थ की सलाह किसी को ना दें। ये परिवार के अंदर में रखना बहुत ज़रूरी है। समय आने पर आप उसको ज़रूर बोलें, लेकिन जिस समय मतलब अगर ऐसी परिस्थिति है तो उनसे आप दूर रहें। मैं आपको कुछ औषधीय चिकित्सा के बारे में बताना चाहूँगा। आयुर्वेद में कुछ गण बताए गए हैं, जो कि हमारे मन को प्रसन्न रखते हैं या जिसको हृदय गण नाम दिए गए हैं। उसके अंतर्गत आता है दाड़िम्ब। दाड़िम्ब यानी अनार। अनार का सेवन हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दाड़िम्बा अवलेह नाम से मार्केट में मिलता हुआ आप ले सकते हैं। उसके अलावा मातुलुंग यानी नींबू नींबू स्वरस जो है, वो भी सद्य तर्पण कार्य करता है। उसका भी सेवन उपयोगी हो सकता है। आम जो है आम्र, ये भी वृद्ध माना गया है। वृक्षाम्ल मतलब जिसको हम चिंच बोलते हैं, ये भी मतलब वृद्ध माना गया है। और उसके अलावा फलों के अंदर में एप्पल जो रहता है, वो भी अपने शरीर को पोषण के लिए है या हृदय रोग को दूर करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। साइट्रस फूड का प्रयोग करना और जिसको अपन मतलब गुआवा, पेरू बोलते हैं, बेर बोलते हैं, आंवला बोलते हैं, इनका सेवन भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आप इनका भी सेवन कर सकते हैं, जो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा मेंटेन रहता है, कम रहता है। आयुर्वेद ने कुछ लेखन करने वाले द्रव्य बताएँ, जो स्क्रैपिंग का कार्य करते हैं, जो मतलब अंदर की नलियों की सफाई करने का कार्य करते हैं। लेखनी द्रव्य, तो उनके अंतर्गत मतलब जो बताया सबसे इम्पोर्टेंट आपके घर में रहता है। लहसुन जो होता है, ये सबसे अच्छा लेखन का कार्य करता है। 2 कच्चे लहसुन की कली, अगर आप 2 कली मतलब अगर आप कच्चे लहसुन की कली खाते हैं, तो वो आपके लिए भोजन के साथ में, तो वो आपके लिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। आप उसको कच्ची कली को खा कर के आप खा सकते हैं, पानी के साथ पी सकते हैं, तो भी उसके लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। उसके अलावा हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यह भी लेखनी ग्रंथ के अंदर बताई गई है। त्रिफला चूर्ण जो है, ये भी शोधन करता है, लेखन करता है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। कुछ व्यवस्थापन गण हैं, कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो आज आपने देखा होगा अभी कोविड के काल में गिलोय का स्वरस या गुड़ची स्वरस, इसका भी मतलब उपयोग जो है काफ़ी लोगों ने किया और जिसके परिणामस्वरूप हमारी इम्यूनिटी हमने बचा कर के रखी। तो ये गुड़वेल जो है, ये हृदय के लिए भी उपयोगी मानी गई। रसायन बताया गया गुड़वेल को। गुड़ची कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी। गुड़ची या रसायन करके बताई गई है। यदि गुड़वेल के ताजे बेल का हम रस निकाल करके लेते हैं, तो वो हमारे हृदय के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है या उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है।
त्रिफला चूर्ण के अंदर में आंवला, हिरडा और बहेड़ा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, यदि हम रात के समय में कुनकुने पानी के साथ में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन अगर करते हैं, तो उससे हमारी शौच क्रिया सुबह अच्छी होती है और शरीर में चर्बी जमा नहीं होती है, लेखन का कार्य करती है, तो वो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शतावरी बल्ले करके बताया गया है, जो वयस्थापन गण में आती है। पुनर्नवा, पुनः-पुनः नव नवन नवी नवीकरोति, पुनः-पुनः नवीन करोति, मतलब शरीर के अंदर में नया तैयार करना, ये भी एक उपयोगी हो सकता है। पुनर्नवा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग आप अपने जीवन में अगर करते हैं, तो ये आपके लिए कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन से बचाने के लिए हमें काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। मैं आपको कुछ कल्प औषधियों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिनमें आता है अर्जुनारिष्ट। जो अर्जुनारिष्ट का हम सेवन अगर करते हैं, 4 चम्मच दवा और 4 चम्मच पानी, गुनगुने पानी के साथ में, तो ये प्रिवेंटिव करके आप कर सकते हैं। अगर आपने जिन्हें हार्ट डिसीज़ है, उन्होंने लिया तो उनके लिए मतलब काफ़ी उपयोगी हो सकता है। और उसी प्रकार से अर्जुन की छाल, अर्जुन की जिसे आंजन बोलते हैं, तो अर्जुन की छाल का पाउडर, 1 चम्मच पाउडर, यदि आप पानी के साथ में या फिर आप इसको दूध में पका करके 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर अगर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, या हार्ट डिसीज़ नहीं होने के लिए ये प्रिवेंटिव करके अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, या अपन इसको ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हृदयार्णव रस है, बृहत्पाद चिंतामणि रस है, खमीरे गाँव जवा है, या सादी भाषा में मैं यूँ कहूँ कि च्यवनप्राश अगर आप लेते हैं, च्यवनप्राश हो गया, मकरप्राश हो गया, उसके बाद में स्वामला हो गया, केसरी कल्प हो गया, यदि हम ओल्ड एज के अंदर में यदि इनका सुबह के समय में 1 चम्मच दूध के साथ में, अगर 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह दूध के साथ में अगर लेते हैं, तो इससे हमारा हृदय पुष्ट रहता है। हमें कोलेस्ट्रॉल और बीपी नहीं बढ़ने देता। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों ने शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। मार्केट के अंदर में शुगर फ्री प्रिपरेशन भी बहुत सारे अवेलेबल है, जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं शुगर फ्री के लिए। तो जिससे आपके शरीर के अंदर में शुगर नहीं बढ़ेंगी और आपको हृदय रोग से निजात मिलेंगी, शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और आप कम से कम इनसे आप बीमारियों से आपके शरीर में से दूर रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में यदि बीमारियों से आपको अगर बचना है या इनसे अगर आपको दूर रहना है, तो आपको नियमित जाँच करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ-कुछ आप अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपको जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो उन लोगों को सप्ताह में 1 बार अपना खुद का ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर के पास में करें या जहाँ पर संस्थान है वहाँ पर कर लें, तो अच्छा रहता है आपका। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या नहीं है, कितना बढ़ा हुआ है, वो आपको जानकारी होना चाहिए और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को च्यवनप्राश ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर अगर है, तो आप उसके लिए ब्लड हेलो, तो ये ले सकते हैं अपन इसके अंदर में। और कुछ जाँच मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़रूरी है। तो जैसे आपको शुगर की जाँच सप्ताह में 1 बार या कम से कम 15 दिन में 1 बार करना चाहिए, ताकि आपका शुगर लेवल कैसा है, ये करें। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उनको लिपिड प्रोफ़ाइल की जाँच जो है, अपने को अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मतलब कम से कम 3 महीने में 1 बार आपका लिपिड प्रोफ़ाइल आपको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, आपका एलडीएल लेवल जो अपन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कितना है, एचडीएल लेवल गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कितना है, इसकी आप जाँच करेंगे, तो आपको डॉक्टर बता सकता है कि आप इससे निजात पा सकते हैं या आपके शरीर में कितने प्रमाण के अंदर में है। और उसके अलावा आपका जो मॉनिटरिंग रहता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट अगर करते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर में किसी प्रकार की इम्प्यूरिटीज़ जमा तो नहीं हो रही है, ये भी आप इनसे आप मतलब समझ सकते हैं या इसको आप दूर रह सकते हैं। तो मैंने आपको जो है, इस माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया है कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया है। आप अपने शरीर का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ये आपको खुद को करते आना चाहिए। एक सिंपल आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हार्ट डिसीज़ है या नहीं है, तो उसका सादा उपाय है कि डॉक्टर बोलता है कि आपको एंजियोप्लास्टी करवाना है। डॉक्टर बोलता है कि आपको ट्रेडमिल टेस्ट करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ट्रेडमिल टेस्ट आप रोज़ खुद की खुद कर सकते हैं। यदि जो लोग चलते समय जिन लोग को साँस अगर नहीं फूलती है या अगर अपन मतलब जीना चढ़ते हैं और अगर ऊपर आप सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद में अगर ऊपर से नीचे तक के चलने पे जिन लोगों को सांस बिल्कुल भी नहीं फूलती है, इसका मतलब उनका ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव है, उन्हें किसी प्रकार के हार्ट की शिकायत नहीं है। यदि आपको सांस फूलना चालू हो जाए
या रुकने की इच्छा महसूस होना चालू हो जाए, तो आप ये निश्चित रूप से समझ लें कि उस व्यक्ति के शरीर में आने वाले भविष्य के अंदर में हृदय रोग की संभावना दिख रही है, ये आप समझ लें। ताकि आप अपने डॉक्टर से जाकर के परामर्श करें और आप उससे मतलब अपने डॉक्टर को बता करके बीमारी से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं या आप इसका क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से मतलब मैंने मेरी जो बात है आपके समक्ष रखी है और अगर इसमें कोई भी प्रकार की आपको शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय है। जी सर, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलिए। अर्जुन के छाल के बारे में बताइए ना सर। देखिए अर्जुन शब्द अर्जुन का मतलब होता है आंजन बोलते हैं इसको मतलब मराठी भाषा में या फिर नदी सर्ज भी नाम दिया है। नदी के किनारे ये पेड़ होता है, आपको मतलब मार्केट के अंदर में अर्जुन के का पाउडर मिल जाता है, अर्जुन छाल के नाम से। आप अगर वाघ ब्रदर्स है या मतलब ये जो शिव शंकर फार्मेसी है या बर्डी पे जो मतलब फार्मेसी है, वहाँ पर अगर आप अर्जुन का जो पाउडर है, वो अगर लेते हैं, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है। 1 चम्मच पाउडर को आपने को 1 ग्लास दूध में डाल करके 1 ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी डाल करके इसको उबालना है और इसको आप उबाल करके अगर आप सुबह एक खाली पेट अगर ले लेते हैं, तो इससे आपके हार्ट के अंदर में जो भी हार्ट की नलियों में जो ब्लॉकेज है या जो रुकावट है, उस रुकावट को दूर करने में बहुत कुछ फ़ायदा कर सकता है, या फ़ायदा होता है। बशर्ते ये है कि आपको नियमित इसका प्रयोग करना है, कम से कम 3 महीने तक के करें और फिर आपके डॉक्टर को दिखा करके इसका आप चेकअप कर सकते हैं। जी सर, और वो जो केसरी कल्प होता है उसके लिए भी पूछा है किसी ने। हाँ, देखिए, केसरी कल्प ये बैद्यनाथ का मार्केट प्रिपरेशन है। इसके अंदर में केसरी कल्प जो है, इसके अंदर में मतलब इन्हें जो द्रव्य बताए गए हैं, उसके अंदर में कस्तूरी है और अंबर करके जो ड्रग होते हैं, जो हृदय को बल्य करते हैं, पुष्ट करते हैं। हृदय को मतलब इन्हें हृदय की जो मांसपेशियाँ रहते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। यदि आप केसरी कल्प का सेवन करते हैं, तो आपका हार्ट जो रहेगा, हार्ट का जो पंपिंग रहेगा, वो बहुत अच्छा रहता है पूरा। मार्केट में आपको मिल सकता है, ये उपयोगी है। जो लोग लेते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप कुछ भी ना लें, केवल च्यवनप्राश का भी अगर प्रयोग करते हैं, च्यवनप्राश के अंदर में 52 प्रकार की दवाइयाँ होती है च्यवनप्राश में और आँवला उसका बेस होता है और घी बेस होता है। तो अगर आप ये 1 चम्मच च्यवनप्राश लेते हैं, तो भी वो हार्ट डिसीज़ वालों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आपको एक बता देता हूँ मैं, च्यवनप्राश से आपके शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है, इतना आप लिख लें। या जो लोग घी का सेवन करते हैं, तो घी का बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ प्रैक्टिशनर बताते हैं कि घी से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता 101% क्योंकि इस पे बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। घी हमारी पचन क्रिया को अच्छा रखता है, अग्नि को अच्छा रखता है, इसलिए आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेवन आप करें, तो हमारा उससे शरीर अच्छा रहता है। और कोई प्रश्न? सर केसरी सर कैसे जो लेना है? केसरी? केसरी कल्प कैसे लेना है? केसरी कलवा मतलब जैसे ये एक प्रकार का अवलेह है, जैसा च्यवनप्राश होता है ना, उसी प्रकार का केसरी कल्प होता है। इसके अंदर में मतलब केसर भी रहता है, अंबर रहता है, ये हृदय माना गया है। केसरी कल्प हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कि हार्ट के जो मतलब मांसपेशियाँ रहती है, उनको बल देता है। तो 1 चम्मच चाटन अपने को 1 ग्लास दूध के साथ में ले सकते हैं। चाटन पहले कर लेने का है और ऊपर से 1 ग्लास दूध ले सकते हैं। अगर जिन्हें बिना शक्कर का ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्यों और इफेक्टिव रहेगा पूरा। तो दूध के साथ में लेना है 1 ग्लास और दिन भर थैंक में यू, एक ही बार, केवल सुबह के समय। थैंक यू सर और कोई एक और शंका? क्वेश्चन था कि बोलिए। जिनको कई वर्षों से है, उन्होंने कौन सी औषधि लेनी ही है, तो कौन हाँ, कौन सी लेना चाहिए नहीं जिन लोगों को कई वर्षों से है, अगर ये बीमारी हाई हाँ, हाँ। बीपी या कोलेस्ट्रॉल कई वर्षों से है, तो उन्होंने क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, तो हाँ, कौन देखिए सी। देखिए, उनका मतलब जो ब्लड प्रेशर की टेबलेट है, उनको एकदम से विथड्रॉल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात आपको बताना मैं चाहता हूँ कि आप अगर उनको वो लोग रेगुलर अगर मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, तो उससे उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपने आप मतलब कम हो जाती है, एक बात। दूसरी बात हमारे यहाँ पर मतलब ब्राह्मी वटी करके बताई है, ब्राह्मी कल्प, ये ब्राह्मी वटी, ये ब्राह्मी घृत, ये अगर अपन लेते हैं, तो इससे आपको मतलब इन्हें आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर रहेगा या मेंटेन रहेगा। और भी जैसे बताइए कि आयुर्वेद के अंदर में अबाना टैबलेट आती है हिमालय कंपनी की जैसे और बाद में तुम्हारा अर्जिन टैबलेट आती है। अर्जिन जो आपको मैंने अर्जुन नाम बताया है, वो अर्जिन नाम से टैबलेट आती है मार्केट के अंदर में, तो वो भी उपयोगी हो सकती है। बशर्ते है कि आप डॉक्टर की सलाह से लें।
अपने मन से किसी भी प्रकार की दवाई ना ले, डॉक्टर के पास अगर जाकर के आप लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आप उसको मतलब कर सकते हैं। मेरा एक आपको कहना है कि जिन लोगों को सालों साल से जो एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही है, उससे आपको अगर निजात मिलाना है या उसको आपको कम करना है, तो सबसे मेन चीज़ आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी करें आप धीरे-धीरे। लाइफ़स्टाइल अच्छी करके आप अगर आपको दवाइयाँ का डोज़ कम करना है, तो आप रेगुलर मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। अगर आप वो करते हैं, उसके माध्यम से आप जो है बहुत कुछ हद तक कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाती है या कम होती है। आपने देखा होगा कि जिनके जीवन के अंदर में मतलब इन्हें केवल व्यायाम का अभाव है, जो लोग सेडेंटरी लाइफ़ जीते हैं, उनमें दवाइयों की बहुत सारी भरमार रहती है। दिन भर में मतलब दिन भर दवाइयाँ ही लेते रहते होते हैं, कई प्रकार की। तो उससे अगर आपको छूटना है, तो आपको मतलब कहीं न कहीं जुड़ना पड़ेगा। किसी न किसी मतलब संस्थान से जुड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे आपका विभिन्न संस्थान जो कर रहा है, तो आप उसके माध्यम से दवाइयों को कम कर सकते हैं। ठीक है? और कोई प्रश्न? सर चैट बॉक्स में और एक क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है तो दूध ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं मैडम। कोलेस्ट्रॉल के अंदर में दूध से कोई नुकसान नहीं होता। दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ऐसा कहीं पर भी नहीं है। उसमें भी आप गाय का दूध अगर लेते हैं, तो ज़्यादा उपयोग। हेलो हेलो। जी सर बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन बहुत बहुत। आपने जो एक मुद्दा रखा कि दवा तो ठीक है लेना चाहिए, केवल लेकिन जो साथ में भैंस का योग प्राणायाम दूध और है, मेडिटेशन उसके करना अंदर है। में योग प्राणायाम और मेडिटेशन करने से दवा कम हो सकती है। मैं भी एक योग शिक्षक हाँ, हूँ और मेरा भी विश्वास है बिल्कुल, कि आपने ये मुद्दा रखा है, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। हाँ, हाँ जी। और हाँ सबने इस जी। पर कुछ साधना योग साधना करनी चाहिए। ऐसे हमें लगता है हाँ, हम लोग बिल्कुल। तो कहते हैं हर दिन, हाँ, लेकिन ज्यादातर क्या होता बिल्कुल है सर। लोग दवा आप पर ज्यादा निर्भर करते हैं और योग हाँ, प्राणायाम हाँ, ध्यान हाँ। ध्यान नहीं देते। सर देखिए आपको बताता हूँ मैं कि जो लोग आज एक दिन करने से नहीं होता, नियमित होना चाहिए जीवन में। आप अगर रेगुलर। रेगुलर करते हैं, रोज़ रोज़ करते हैं या जो लोग कई दिनों से योग प्राणायाम से जुड़े हैं, उनके जीवन में दवाइयाँ बहुत कम हैं और अगर दवाइयाँ आई भी है, तो वो धीरे-धीरे करके अपने आप कम होना चालू हो जाता है। नहीं, आपकी दवाइयाँ मेरी कम भी हो जाती उम्र है। 63 साल की है, मैं कोई दवा नहीं लेता आज तक, क्योंकि रेगुलर हाँ, लोग ये योग बहुत प्राणायाम करते हैं, सिखाते हैं, इसका बड़ा लाभ हाँ होता जी, है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। तो सर ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन कम हो सकती है, जैसे आपने बीपी के लिए बताया हाँ, मेडिटेशन, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन कम हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको मैंने जो बताया ना कि हमारे यहाँ पर जैसे लहसुन बताया मैंने आपको। आपको लहसुन का प्रयोग बताया है अपने आयुर्वेद के अंदर में। अगर 2 लहसुन की कली आप कच्चा लहसुन आप अगर चबा के खा लेते हैं और ऊपर से दूध ले लेते हैं, तो लहसुन सबसे बढ़िया मतलब लिपिड लेवल को कम करने वाला ड्रग है। बहुत अच्छा है। मेथी के दाने, मेथी जो है ना, मेथी से ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाता है और बहुत कुछ हद तक मेथी को रात में भिगा दें आप। छोटा चम्मच से 1 छोटा चम्मच मेथी भिगा दें और सुबह उसको चबा करके अगर आप खाते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बहुत हद तक के कम हो जाता है। मेथी, फेनुग्रीक, बहुत मेथी अच्छा। के दाने जो होते हैं, है ना? बहुत ही फायदेमंद लेक्चर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं डॉक्टर रानी बोल रही हूँ। सर ऐसी फिर अभी अपने सेशन से कोई संदेश दवाइयों के लिए कि ऐसी दवाई जो विभूजन अभी शुरू कर सकते हैं? क्योंकि इसमें प्रायः सभी को जो अभी अटेंड कर रहे हैं, हाँ जी। उन्हें तकलीफ है, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की दवाई वो लोग मतलब ले ही रहे हैं। तो अच्छा, ऐसी हाँ, कोई चीज़ें जो वो तुरंत ही शुरू कर सकते हैं अभी आपके परामर्श से? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे त्रिफला चूर्ण जो होता है, त्रिफला, आँवला, हिरडा और बहेड़ा, त्रिफला चूर्ण, ये बहुत निरापद होता है, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने त्रिफला शब्द सुना होगा, लोग बोलते हैं कि केवल जी, जी। कॉन्स्टिपेशन कम करता है। त्रिफला हाँ। कॉन्स्टिपेशन कम नहीं करता। त्रिफला शरीर के अंदर में जो अतिरिक्त मेद जो जमा होता है चर्बी, उसको कम करता है। ठीक है ना? एक बात, अगर आप गर्म पानी या कुनकुने उस पानी के साथ में त्रिफला चूर्ण लेते हैं या फिर दूसरा हरित की चूर्ण केवल, जिसको अपन हिरडा बोलते हैं, तो हरित की चूर्ण भी जो रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। हरित की चूर्ण, प्लेन हरित की। हिरडे का पाउडर बोलते हैं अपन जिसको, मिल जाता है जी, मार्केट के जी, अंदर में। जी। जी, तो उसका एक सेवन गर्म पानी के साथ में मतलब 1 चम्मच हरिडे का पाउडर छोटा चम्मच, टीस्पून से भी छोटा चम्मच लेना है
अगर त्रिफला लेते हैं तो टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन हरित की लेते हैं तो छोटा वाला जो चम्मच होता है वो भर करके ले सकते हैं। तो वो अगर अपने अपने जो बीबू फाउंडेशन के या जो अपने सीनियर सिटीजन अगर लेते हैं तो उनको बहुत कुछ हद तक के फायदा हो सकता है, या उनका जो अभी दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहेगा पूरा। ये कब लेना है सर? दिन में, रात में, कब लेना है ये? रात में ले सकते हैं, बिल्कुल रात को भोजन के आधा घंटे के बाद में आप ले सकते हैं, आधा पौना घंटे के बाद में चलेगा, कोई और दिक्कत नहीं है। कोई भी ऋतु में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, इसमें कोई ऐसा ऋतु का बंधन नहीं है, आप कभी भी इसको ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं इसके अंदर। आपको मैंने लहसुन का जो बताया ना, यंग जनरेशन या अपने जैसे लोग भी जो रहेंगे, तो वो लोग हाँ, अगर हाँ। लहसुन की 2 कली जो है, अगर लहसुन की 2 कलियाँ खाते हैं जैसे, तो उससे आपका हार्ट अच्छा रहता है। हार्ट के अंदर जी, में जो लिपिड लेवल जमा होता है हार्ट की नलियों में, वो जमा नहीं होता है, क्योंकि वो लेखन कार्य करता है। लहसुन बहुत बेस्ट मतलब इन्हें ये है मतलब स्क्रैपलिंग करने के लिए या लेखन कार्य करने वाला द्रव्य बताया गया है। तो उसको ले तो जी, उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है लहसुन से। और मेथी के दाने जी। मैंने आपको बताया है, मेथी के दाने रात में भिगो दें, छोटा चम्मच 1 चम्मच, और सुबह उसका पानी पी लेना है और चबा करके मेथी के दाने खाते हैं, तो भी उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। बीपी के लिए आपको तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाइयों पे निर्भर हैं, तो आपकी दवाइयाँ कभी ज़िंदगी भर बंद नहीं हो सकती, जो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन आप अगर योगा करते हैं, अभी सर ने जो बताया कि जो लोग मेडिटेशन से जुड़ गए हैं या जो लोग योगा करते हैं रेगुलर, या फिर जो लोग मतलब जैसे शवासन करते हैं, शिथिलासन करते हैं, तो शिथिलासन एक ऐसा आसन है, जिसको शिशु आसन भी बोलते हैं। बच्चों में जो बताया गया करते हैं, छोटा बच्चा जैसा सोता है, तो उसके अंदर में वो आसन अगर करते हैं, तो आपके सर ने जो बताया है, तो वो उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है। दाहिनी ओर शिशुआसन, दाहिना हाथ दाहिना पर सीधा और बायाँ पैर फोल्ड कर लेने का है, घुटने को लगाने का है और बायाँ हाथ चेहरे के सामने रहता है। छोटा बच्चा बालासन जैसे भी बेड के बोलते हैं, ऊपर लेट रहा है। बालासन भी बोलते हैं उसको, हाँ? बालासन भी बोलते हैं, बालासन। यस सर, बालासन बोलते हैं, शिशुआसन बोलते हैं। तो जैसे सोते हैं तो हाँ, दाहिनी ओर का बालासन जो है, वो इन सबसे हाइपरटेंशन। करवाएंगे अभी हम, हाँ सर। इन सबसे करवाएंगे योग क्लास में। हाँ, बिल्कुल सर करवाइए। बालासन आपने जो बोला है ना, जी, दाहिनी ओर का बालासन करवाइए। जिनको हाई दाहिने ब्लड और प्रेशर है और जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनको बाईं ओर का करवाना है सर। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप करवा दोनों सकते हैं करें। सर। ठीक है सर, धन्यवाद। यस सर, बिल्कुल सर। त्रिफला भी सर रात में ही लेना है? हाँ, जी, त्रिफला रात में लेना है, रात में ही ले तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक त्रिफला और दूसरा हरित की। हरित की जी, रसायन है, इससे जी। मतलब पूरे शरीर की जो कोशिकाएँ हैं वो अच्छे से काम करती हैं। आपके शरीर में चर्बी जमा नहीं होने देंगी, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और हरित की जो ब्लड ल्यूमेंस रहता है उसको क्लियर करता है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और त्रिफला जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा होता है त्रिफला। आप जी, रेगुलर लें तो भी कोई नुकसान नहीं है इससे। कोई मतलब आप 12 महीने लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, ले सकते हैं आप बिल्कुल भी। जी। और च्यवनप्राश का सेवन कब करना है? कितना करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश आपको 12 महीने नहीं लेना है। गर्मी के दिनों में अच्छा, आप मार्च के बाद में, अप्रैल अप्रैल के बाद में, तो बारिश तक के आप बिल्कुल ना लें, लेकिन जैसे ठंड पड़ना चालू होती है, यानी आपको बोलता हूँ मैं दशहरे का समय जो आता है, नवरात्रा, तो हाँ, हाँ, नवरात्रा के बाद से लेकर के अभी जो ऋतु चल रहा है, जी, संक्रांति तक के क्या में इसका में होली तक के, तब तक के आप ले सकते हैं च्यवनप्राश और बहुत अच्छा हो सकता है। सभी लोग ले सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर तो बड़े तक के भी अगर लेते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है, उससे कोई हार्म। जी। कब समय कब लेना है च्यवनप्राश? आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी। गोविंद सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब आ हाँ, रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ठीक है हाँ। और कोई प्रश्न है और कोई च्यवनप्राश शंका? सर कब लेना है? दिन में समय कब लेना है? कौन से समय लेना है? च्यवनप्राश कभी भी लेना तो सुबह का समय लेना आपको, सुबह ही लेना है। च्यवनप्राश रात में नहीं लेना कभी भी। रात में कैसा है कि ये रसायन द्रव्य जितने बताए गए हैं, आप इसको प्रातः काल में अगर लेते हैं, तो इसका दिन भर के अंदर में आपका शरीर तरोताज़ा रहेगा पूरा। ठीक है ना? जी, जो आपका फटीग नहीं रहेगा आपको, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है? और ओके, अगर रात में जी, लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं आएगा आपको, लेकिन इसके साथ में दूध अनुपान बताया गया है। आप हाँ, केवल च्यवनप्राश खा लेंगे तो ऐसा नहीं चलता क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ रहती है, कुछ दवाइयाँ जो मतलब शामक होना चाहिए, तो दूध उसको मतलब न्यूट्रलाइज़ कर देता है पूरा। जी, जी, च्यवनप्राश का बेस आँवला रहता है, 52 प्रकार की दवाइयाँ रहती है और कुछ रसायन द्रव्य इसमें डाले गए हैं। और मेन रहता है इसमें मतलब आँवले की पीठी और घी, इसके बेस पे ही बनाया जाता है च्यवनप्राश। मार्केट में बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं।
आपने देखा होगा कि रजवाड़ी च्यवनप्राश है, कुछ हाँ स्पेशल च्यवनप्राश ऐसे नाम से आते हैं। हाँ कुछ सुप्रीमो करके ऊंजा का सुप्रीमो करके आता है, बैद्यनाथ का जो केसरी कल्प के नाम से आता है। तो बहुत सारे हाँ ब्रांड्स हैं मार्केट में। तो सबसे सबसे अच्छा बेस्ट, किस प्योर? सबसे अच्छा रजवाड़ी च्यवनप्राश, रजवाड़ी। अच्छा अच्छा, गुड। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दवाई लेनी चाहिए आयुर्वेदिक में? सर हेलो। च्यवनप्राश के साथ दूध के बजाय और कुछ ले सकते हैं क्या? बोल वो बोले ना। हेलो, ट्रिपल अचूर्ण और हरिचूर्ण दोनों साथ में ले सकते क्या? नहीं, साथ में नहीं लेना। त्रिफला चूर्ण नहीं का क्या? तो हरित की चूर्ण, हरित की चूर्ण जो है अलग हाँ से लेना। जिन लोगों को मतलब इन्हें कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है, वो लोग हरित की चूर्ण ले सकते हैं। लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, वो त्रिफला ही लेने का है, त्रिफला लेने का है। और त्रिफला लेना है। पंचशकार चूर्ण जो आता है सर, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए पंचशकार चूर्ण। कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए तो हाँ, हेलो। हेलो, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ है तो कौन सा चूर्ण लेना? कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो मैडम केवल आपको मेथी के जो दाने रहते हैं ना, मेथी, वो लेना क्या? ठीक हाँ है। फेनेटिक, हाँ मेथी के दाने पानी में भिगो करके लेने का, रात में भिगा दे और सुबह उसको चबा के खाना, पानी भी पी लेना है। तो उससे ठीक है, ठीक कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन करेगा, है ना। सर वो पंचशकार चूर्ण जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए कैसा रहेगा? पंचशकार चूर्ण के अंदर में 5 प्रकार के शक्कर होते हैं, उसके अंदर में शक्कर भी होती है और एक अमलतास करके उसमें मतलब ड्रग डाला गया है। जिनको मतलब ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए पंचशकार उपयोगी है। मतलब जैसे जिन लोगों को मतलब एक दिन या मोशंस होते ही नहीं बिल्कुल, उन लोगों के अंदर में ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें थोड़ा सा एक रेचक द्रव्य भी डाला गया है, तो पंचशकार ले सकते हैं। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर है तो पंचशकार ले सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलर नहीं लेना है। एक हफ्ते में लेकर के फिर कुछ दिन का ब्रेक देना है, ब्रेक जरूर देना है उसके अंदर में। अगर आप अच्छा रेगुलर अच्छा लेते हैं तो habitual हो जाते हैं आप। जैसे वो बराबर। झंडी नियम आता है, तो उसके आप आदत मत डालिए, कोई भी हेलो आदत नहीं होना चाहिए चीजें, है ना। हेलो थैंक यू सर, थैंक यू। डाइट हेलो। में अगर फाइब्रस ज्यादा रहता है तो वो आपको ज्यादा उपयोगी हो सकता है। ठीक है, फाइब्रस डाइट हेलो हेलो सर। हेलो जितना भी रेशेदार सब्जियां, हरी सब्जी, पपीता होता है, पपीते की सब्जी हेलो जो रहती है, हेलो पपीता वो भी हाँ कॉन्स्टिपेशन तो आप रुकिए, सर कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा रुकिए। पहले म्यूट करिए सबको। थैंक यू। और बाकी सब बहुत अच्छे से आपने सुना मुझे और मुझे समझा, इसके लिए मैं विभू लक्ष्मी फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू रानी मैडम और उमा थैंक यू मैडम। सर जी, थैंक यू, बहुत आपने बहुत मुझे, बहुत इसके बहुत लिए धन्यवाद सर। सर एक डाउट है, हाँ, सर एक डाउट है। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा है ना, मेरे को बीपी की गोली चालू है। हाँ बीपी की गोली हाँ चालू है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सिर दुखता है कभी कभी, हाँ जी। और ऐसी सर्दी खुली नहीं होती, उसके वजह से कान दुखता, अच्छा, बीपी की गोली चालू है और कान दुखता है, और क्या होता है बोले आपने, पेट साफ नहीं होता। कान घसा हाँ हाँ और हाँ हाथ पैर दुखते, और हाँ जी। ये क्या टॉयलेट को लगती रात को बहुत। रात को जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए आपको। हम्म अच्छा, ये रात को मतलब ये कभी कभी जाना पड़ता है कि एक ही बार उठते हैं आप ऐसा? 3-4 बार। अच्छा, तो आपने कहीं किसी को दिखाया आज तक के, किसी डॉक्टर को हाँ दिखा दिखाया है था? ना, हाँ, तो दिखा है। उन्होंने कुछ बताया, दवाइयाँ अगर दिया है? उन्होंने शुगर चेक की, शुगर नहीं बोला। हाँ हाँ। शुगर बोले नहीं है, काट पर है ऐसे। वरना अच्छा मेरे को अच्छा, तकलीफ होती, कभी कभी मेरे को 4-4 बार उठना पड़ता है, तो फिर नींद नहीं होती। नींद नहीं होती आपको, रात को ही टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो एक मैं हम्म, आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, सिंपल मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ मैं, कुर्जा रिस्ट करके आता है मार्केट में, सांडू कंपनी, लिख लीजिए आप, कुटजा रिस्ट करके, कुटजा रिस्ट, कुटजा रिस्ट, आप लिख ले, कुटजा रिस्ट के नाम से आता है, लिख ले आप नाम। लिखने लेके। हाँ हाँ कुटजा रिस्ट दवाई आती है, ये सांडू कंपनी की आती है। हाँ तो ये आपको 4 चम्मच लेने का है कुटजा रिस्ट, और 4 चम्मच पानी, गुनगुना पानी। हाँ। अच्छा ये 2 बार लेना है कुटजा रिस्ट, खाना खाने के बाद में। अच्छा। हाँ। मेरे को इससे क्या है, इससे आपका कमर जो, पे। हाँ पूरा दर्द हाँ वगैरह कम हो जाएगा जो। हाँ, हेलो। सर एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है।
हाँ मैं बता दूंगी वो दवाई का नाम। विभू नंबर आपके पास है ना, उस पर आप एक बार अपना नाम सर, आपको जाना व्हाट्सएप कर पड़ता है देना। कि सब कम हो जाएगा। आपको ये पूरा 15 दिन आवाज नहीं आ रही। हाँ सर का नंबर मैं सर रानी से मैडम हम किसको कहते संपर्क कर पाएंगे। आप हाँ जी। माता जी आप मेरा नंबर आपके पास है ना 916869, वो आप विभू का जो नंबर है उसमें आप अपना नाम भेजिएगा। मैं आपको ये दवाई जो है लिख के भेज दूंगी, सर से बात करके आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगी। मैं अभी ये आपको हुआ, आपकी मेरे इस को पे डालूंगा थकान भी WhatsApp बहुत पे। आ रही, नहीं थकान भी आपको आती है, कंबर दुखते, पैर दुखते। हाँ हाँ, देखिए देखिए आपने जो बताया ना, ये आपका हाँ पूरा एक दवाई से कम हो जाएगा। कुर्जारिस्ट आप लेंगे तो थकान भी दूर हो जाएंगे, और रात को जो आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। 15 दिन लेना आपको, 15 दिन लीजिए आप। हाँ, मैं जी आपको रानी मैडम का सर। भेज दूंगा। हाँ सर आप थैंक वो यू। एक पूछ रहे हैं कि जो पपैया के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, वो कोई सुन मतलब आपकी बात शायद वो रह गई थी किसी से। मैं पपैया के बारे में ये बताना चाह रहा था कि जिनको जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हाँ तो उनके लिए कच्चा जो पपीता होता है, कच्चा जी पपीता, जी। तो कच्चा पपीता 100 ग्राम के करीब, मतलब पपीते को छील लेने का है, कच्चे पपीते को, और उसके आलू के सामान जैसे छोटे छोटे चिप्स बनाते हैं अपन, चिप्स नहीं, आलू के जो आते हैं ना अपन, लंबे लंबे जो बनाते हैं अपन, जैसे आया ध्यान हाँ में। हाँ हाँ, तो हाँ उसको बना लेना है और उसको उबालना है पानी के अंदर में। हाँ हाँ हाँ, उबालने के बाद में जैसे अच्छे से उबल जाए, तो उबलने के बाद में उसका जो पानी बचेगा, तकरीबन मतलब 1 गिलास पानी निकलना चाहिए उसका। हाँ। वो पानी सुबह लेने का, रोज पीने का है। पपीते का 100 ग्राम पपीते का पानी, और जो बाकी जो अच्छा बचा हुआ रहेगा, सब्जी बना करके खा सकते हैं उसको। तो वो जॉइंट अच्छा पेन के लिए बहुत अच्छा है पपीता, कच्चा पपीता। अच्छा। जी जी जी, हाँ, बहुत बहुत कच्चे धन्यवाद। पपीते को बिल्कुल। आप छील करके उसको मतलब उबाल ले पानी में, और वो पानी आपको पीने का है सुबह खाली पेट। तो जी। आप उसको अगर रेगुलर लेते हैं 2-3 महीना, तो उससे आपका जॉइंट पेन बहुत कम हो जाएगा, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अरे वाह, बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद सर। जी हाँ, सर हाँ। जी। जी और सर, कोई आप प्रश्न रहेगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। विभूजन के कोई प्रश्न रह गए होंगे तो मैं पहुंचा दूंगी। यस यस जी मैडम, बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच, थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक हेलो यू। हेलो ओके मैम। रानी मैडम, ओके, जी जी थैंक यू। थैंक यू सर। पूजा। हाँ जी, सभी बोल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बड़े ही सरल शब्दों में समझा दिया दोनों भी डिसीज को। थैंक यू वेरी मच सर। आज के सत्र को मैं यही विराम देती हूँ। हम सब मिलेंगे कल सुबह डॉक्टर वाणी जी और प्रोफेसर राम सर के साथ। आप सभी विभूजन से एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप ओपन है, उसमें अपना फीडबैक जरूर से दीजिए ताकि बाकी सबको भी मोटिवेशन मिले और हम जो ये प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सके। आप सबका गाइडेंस मिले हमें कि कैसे हो रहा है, क्या करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर से फीडबैक दीजिए विभू ग्रुप में। और आप सभी के पास नंबर तो है ही, जो भी नहीं है अभी ग्रुप में वो भी जुड़ पाएंगे, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम तुरंत आपको जोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ सर। थैंक यू रानी दी। आप सभी को जय श्री कृष्णा। अभी के सत्र को मैं यही